कि हम कैसे उनके लिए कुछ कर सकें, अपने समुदाय के लिए। साथ ही हमारी सरकार जो हम लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर प्रगतिशील है, हम लोग के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं दी गई हैं उसका लाभ उठाते हुए हम अपने आप को मजबूत कर सकें। साथ ही जिस सरकार के तरफ से इस तरह की सुविधा और सहयोग दी जा रही है, सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को मजबूती के साथ सरकार के कार्यक्रम में अपने आप को समाहित करते हुए हम आगे बढ़ें, एक अच्छा बिहार की परिकल्पना को साकार करें, अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के तौर पे हो, सेवा के तौर पे हो, उनके कल्याण की बात हो। हर तरह के कार्यक्रम में हमारा अल्पसंख्यक समुदाय आगे बढ़े, इसके लिए हम अपनी सरकार का साथ देते हुए, उनके हाथों को मजबूत करते हुए हम सभी आगे बढ़कर अपने आप को इस लायक बनाएं और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज हम सभी इसी कार्यक्रम के तहत इसकी समीक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम के समाप्ति माननीय शकील अहमद हाफी साहब, अध्यक्ष जेडीयू अल्पसंख्यक महानगर के पटना के अध्यक्ष, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। साथ ही आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रियता दिखाएं। अंत में हम यही कहेंगे कि हमारे बिहार विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रतिनिधि जो हाल ही में अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं, शैलेश धोनी तथा उनके सहयोगी के तौर पे प्रशांत कुमार, सुनीता कुमारी, इन सभी को मैं पुनः आज इस बैठक में उन्हें बधाई देता हूँ और उनका मैं आह्वान करता हूँ कि वे आज की इस बैठक से लाभान्वित हो, प्रेरणा पाकर माननीय अध्यक्ष महोदय की छत्रछाया में मौजूद होकर अपने आप को और निखारे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें जो योग्यता है, शकील साहब के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वे अपने समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और भी बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। साथ ही हमारे समुदाय के लिए जो भी आवश्यक जरूरतें होंगी, हमें पूरा विश्वास है कि इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हर काम में सफलता मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा और हमारे अल्पसंख्यक लोग जहाँ भी पीड़ित हैं, जरूरतमंद हैं, वहाँ इनकी नज़र जाएगी और उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो जरूर आवश्यक कार्य करेंगे और हमारी सरकार से फरियाद करते हुए उनके लिए जो कुछ भी उचित बन पड़ेगा वो उसके लिए सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच गार्जियन के रूप में
हमारे बाएं जानिब जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रियासती सदर, प्रदेश उपाध्यक्ष, रियासती नायब सदर जनाब इमामुद्दीन राई साहब तशरीफ़ रखते हैं और हमारे दाहिने तरफ रियासत के मारूफ मशहूर शख्सियत के हामिल और सियासी गलियारों में अपनी एक शनाख्त, अपनी एक पहचान रखने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष आली जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज के इस समीक्षा बैठक में हमारे बीच पूरी पटना महानगर टीम के साथ साथ बहुत पुराने और बहुत ही जुझारू, बहुत एक्टिव पर्सन जनाब SK लॉरेंस साहब उपस्थित हैं। दानापुर प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष जनाब जहांगीर खान उर्फ चुन्नू तशरीफ़ रखते हैं और दीघा प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत कुमार वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच पटना महानगर के उपाध्यक्ष अली अफरोज़ साहब, महासचिव जावेद अनवर अंसारी साहब, उपाध्यक्ष शैलेश एंथोनी साहब, महासचिव अफरोज़ आलम साहब और जिस वार्ड में हम बैठे हैं वार्ड 52 के वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद राजू साहब और दीगर जितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण किया है, सारे लोग उपस्थित हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज की इस बैठक में अपना कीमती वक्त दिया है। इस बात से मैं अपनी बात को शुरू करूँ और ये बात ख़ास तौर से माननीय नेता, हम सबके लीडर और बिहार के मॉडल, जिन्हें हम बिहार मॉडल कहते हैं, आली जनाब नीतीश कुमार साहब की तरफ से है कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से अमन की पहचान बनता है। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से अमन की पहचान बनता है। हिंदू हो के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। अभी मेजर इकबाल साहब बता रहे थे कि वाकई 15 साल बनाम 15 साल, यानी वो 15 साल जो 2005 से पहले हमने गुजार दिया और वो 15 साल 2005 के बाद जो अब तक हमारे बीच है, अगर हम इसका जायज़ा लें, इसका मुहासबा करें और इसे समझने की कोशिश करें तो हमें कल के बिहार में और आज के बिहार में काफ़ी अंतर दिखेगा। और वो अंतर इसलिए नहीं दिखेगा कि सिर्फ सरकारें बदली हैं, बल्कि अंतर इसलिए दिखेगा कि सड़क भी बदला है, नालियाँ भी बदली हैं, गलियाँ भी बदली हैं, कई योजनाएं बदली हैं और कदम कदम पर हर क्षेत्र में, हर मकाम पर, हर महास पर, हर मैदान में 15 साल पहले का जो सिचुएशन था वो सब कुछ बदला है और हमारे और आपके मिजाज के मुताबिक हुआ है। अगर आप सही तरीके से पूरे रियासत का, पूरी राज्य का जायज़ा लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आज के बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला आली जनाब नीतीश कुमार ने बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी धर्मवाद और जातिवाद के जो काम किया है उसकी मिसाल पूरे देश में किसी दूसरे मुख्यमंत्री से नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार वाकई एक पढ़े लिखे, सज्जन, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने जब राज्य की बागडोर को संभाली तो संभालते ही बगैर किसी दूसरे को, बगैर किसी को नज़रअंदाज किए सबके विकास का काम किया है। इसलिए बिहार के साथ साथ बिहार में रहने वाले सभी समाज, सभी तबका और सभी वर्ग के लोगों का विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं छोटे मोटे कोई मामला हुए हो, नज़रअंदाज हो गया हो, छूट गया हो तो आजकल किसी एक व्यक्ति को 4-5 परिवार चलाना आसान नहीं है, लेकिन हमारे नेता पूरे बिहार वासियों को अपना परिवार समझते हैं और परिवार की तरह समझ करके पूरे बिहार को चला रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है हर शख्स का, हर समाज का पूरा पूरा ख्याल रखना। और मेरा अपना ये जायज़ा है, अपना ये मानना है कि इन 15 सालों में माननीय नेता मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब ने जितनी तेज़ी के साथ तरक्की की राह में अल्पसंख्यक समाज को जोड़ करके रखा है और साथ लेकर के रखा है, इसकी दूसरी कोई सरकार ने मिसाल नहीं दिया अभी। हर योजना में अल्पसंख्यक शामिल है, हर मंसूबे में अल्पसंख्यक शामिल है, चाहे वो जिस समाज से आते हैं, वो जिस समुदाय से आते हैं। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, जितने आपके धर्म स्थल हैं, जितने धर्म स्थल हैं, वो खानकाह हो, वो चर्च हो, वो मंदिर हो, जितने धर्म स्थल हैं, सबकी बुनियाद को बचाने के लिए करोड़ों करोड़ का फंड दे करके खानकाहों को चमकाया है, तो वो नेता नीतीश कुमार है। दूसरा कोई व्यक्ति इतनी गहराई तक नहीं सोचता है, जो आपके साथ साथ राज्य के साथ साथ आपकी धार्मिक बुनियादी चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखता है। आप एजुकेशन के लाइन में जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि वो स्कूल हो या मदरसा हो, हज़ारों हज़ार मदरसे हैं आपके यहाँ, और हज़ारों की संख्या में मौजूदा हुकूमत ने मदरसों को ग्रांट भी दिया है। और ग्रांट के साथ साथ मदरसे के जो टीचर्स हुआ करते हैं, जो मौलवी हजरात हुआ करते हैं, उनकी जो तनख्वाह है आज, वो दीगर जो कर्मचारी हैं बिहार सरकार में या सरकारी स्कूलों में, उनके बनिस्बत और उनके शाना बशाना उनके जैसा तनख्वाह मदरसा के मौलवी हजरात की भी की गई। ये नेता नीतीश कुमार जी की तरह मदरसों को आगे बढ़ाया, मदरसों को एक नई पहचान दी, मदरसे के तालीम में मयार को आगे बढ़ाया, मदरसे में एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल कोर्सेज के लिए कई टेक्निकल कोर्स, कई टेक्निकल योजनाओं को लागू किया गया। वो कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कई योजनाओं को लागू किया गया ताकि मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे दीन के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ दुनिया के हिसाब से भी ज़िंदगी गुजार सकें। मदरसों को वाकई दिगर स्कूलों की तरह बेहतर किया गया और वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के टीचर के हालात भी बेहतर हुए क्योंकि उनका वेतन बढ़ा। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में जब भी कहीं कहीं कोई दंगा होता था तो उसकी बड़ी जो वजह होती थी वो कब्रिस्तान हुआ करती थी, वो कब्रिस्तान हुआ करती थी। लेकिन आप कई साल गुजर गए, किसने सुना होगा कि कब्रिस्तान की वजह से कहीं कोई दंगा हुआ हो? एक दो शायद कोई छुटपुट बात ऐसी आई होगी कि कब्रिस्तान की वजह से कहीं दंगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में कब्रिस्तान को महफूज करने के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में चिन्हित करके कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई ताकि मुसलमानों की कब्रिस्तानें महफूज रह सकें। ये सब वो काम है जो प्रैक्टिकल तौर से आपको दिखेगा, ये बोलने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको दिखेगा, आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर अब भी आप नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, तो फिर 15 साल पीछे आप जाएंगे और आने वाले हालात कैसे होंगे ये आप खूब जानते हैं। जब बाप न संभाल सके पूरे राज्य को, तो वो बेटा जो खुद को नहीं संभाल सकता, खुद के परिवार को नहीं संभाल सकता, खुद की पत्नी को नहीं संभाल सकता, वो इतने बड़े परिवार को कैसे संभालेगा? ये तय करना आपका काम है। आपको अगर तरक्की करनी है, आपको विकास की राह में तेज़ रफ्तार से चलना है, आपको अपने माशरे को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज के जुड़े हुए नौजवानों को, अपने आप को तरक्की याफ्ता देखना है, तो आपको ये तय कर लेना है कि हमारे बीच कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही नाम, एक ही लीडर, एक ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होने चाहिए। क्योंकि बिहार की तरक्की, बिहार की खुशहाली, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार को विकसित बिहार अगर किसी ने बनाया है और बिहार का नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में किसी ने गौरवशाली बिहार बनाया है तो वो नेता नीतीश कुमार जी ही, जिन्होंने सबका विकास, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। लेकिन जब आप ईमानदारी के चश्मे से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नारा प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में सबका साथ और सबका विकास पर काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने
अपने आसपास अपने क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, जिस वार्ड से आते हैं, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन 15 सालों में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, उनकी क़यादत में जो सरकार चल रही है, जो काम हुआ है, उस काम को पब्लिक तक पहुंचाएं और समाज को बताएं कि अगर आगे भी हमारे लीडर, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हमने मौका दिया तो यकीनन बिहार बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की राह पर बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाए। सबका साथ और सबका विकास के साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं और काम की ही बुनियाद पर वो जाने जाते हैं। काम की ही बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को बेमिसाल मुख्यमंत्री मनवाया है। काम की ही बुनियाद पर लोग उनकी चर्चा करते हैं और लोग उन्हें तेज़ी के साथ चाहते और मानते हैं। पूरी बहुत ही जल्दी मेरा ख्याल है कि 13 सितंबर को जो है पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से पूरे पटना महानगर का सम्मेलन नीतीश कुमार अल्पसंख्यक परिवार बढ़ता बिहार के टॉपिक पर डाकबंगला चौराहे पर हम लोग 13 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जो सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूरे पटना महानगर की सभी टीम को बड़ी संख्या में भागीदारी लेनी है, क्योंकि सबकी जवाबदेही होगी। बिहार को गौरवशाली बिहार बनाने में नेता खुद चल रहे हैं तो उन्हें मजबूत करना, उन्हें और आगे साथ ले करके चलना, उनके कांधे से कांधा मिला करके चलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबकी जवाबदेही है। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को और अपने इस राज्य को हम बढ़ता हुआ देखें और पूरे विश्व में लोग बिहार को जानें, समझें और बिहार मॉडल की तरह लोग दूसरे राज्य को मॉडल बनाना चाहें, ऐसा हम चाहते हैं तो हमें तेज़ी के साथ, ईमानदारी के साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में काम हुआ है, हम उसे जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं और काम की बुनियाद पर हमें फिर मौका मिलेगा और हम फिर काम करेंगे और तेज़ी के साथ हम बिहार और पूरे बिहारवासियों को शिक्षित और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 13 तारीख को जो कार्यक्रम का ऐलान किया गया है उसकी तैयारी भी हम करेंगे। हमारे बीच अफसोस की बात है कि हमारे गार्जियन बिहार राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के और बिहार के नौजवानों की शान जनाब इरशाद अली आज़ाद साहब त्यौहार की वजह से, मुहर्रम की वजह से अपने गाँव गए हुए हैं, वो उपस्थित नहीं हैं। लेकिन यकीनन नीतीश कुमार जी ने उन्हें भी जो मौका दिया उस मौके की बुनियाद पर दैन तो नीतीश कुमार जी की ही है कि उन्होंने काम करने का मौका दिया और काम कर करके वक्फ बोर्ड ने बिहार में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों परिवार का कल्याण किया है। किसी को रोज़गार दिया है, किसी को मकान दिया है, किसी को सही रास्ता बता करके गरीब बच्चियों की शादी में लोन पैसा दे करके, इस तरह के कई फराहम काम हुए हैं, लोगों की मदद हुई है शिया वक्फ बोर्ड के माध्यम से। ये भी जो क्रेडिट है ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसे पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति को शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने ईमानदारी के साथ जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के शाना बशाना चल करके समाज का कल्याण किया है और लोगों को बहुत सारे मकाम पर फ़ायदा पहुँचाया है। इन्हीं बातों को सकते हैं जब हमारे बीच एकजुटता, यूनिटी, एकता मौजूद हो। अभी हाल फिलहाल हमारे बीच कुछ चंद बातें रखी गई थी, जिन बातों में शामिल था सड़क से जुड़ी समस्याएं और बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं। तो आज भी मुझे नहीं लगता था ऐसा कि आज भी कई इलाके हमारे पटना के लोकल जो कि सड़क की परेशानियों से, बिजली की परेशानियों से और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो कि हमारे नज़रों के सामने आया। तो हम इसके लिए किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार जब भी किसी भी चीज़ को नक्शा पास करे या फिर किसी चीज़ का प्लानिंग पास करती है तो एक बार वो पास कर देती है, फिर वो बार बार देखने नहीं जाती। तो इन समस्याओं को देखने वाला कौन
इन समस्याओं को देखने वाले और उसे आगे तक पहुंचाने वाले हम हैं और आप हैं। अगर आपके घर के आगे गड्ढा है, अगर आपके घर के आगे गड्ढा है तो उस गड्ढे को भरने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की या आपकी? पहले तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन अगर बड़ा है जो आपसे नहीं हो सकता है तो फिर आप कहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे? तो आपके जो वार्ड के वार्ड काउंसलर हैं, तो आप उस वार्ड के वार्ड काउंसलर को तक बात पहुँचाएंगे आप। अगर वार्ड का वार्ड काउंसलर भी उस चीज़ को नहीं मानता है तो आप मंत्री के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लीगल वे में अपना अधिकार, अपनी जो समस्या है आपकी, उस समस्याओं को आप सामने रखेंगे और जब आप अपनी समस्याओं को आगे रखेंगे तो आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि उस पर 10 लोग नज़र भी डालेंगे और वो काम जल्द से जल्द भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आपको उन समस्याओं के ऊपर आवाज़ उठानी होगी, ठीक है। तो हमारी जो सरकार है अगर ये कुछ नहीं करती तो 15 सालों में जो शिक्षा में जो वृद्धि हुई है, जो आपको लड़कियों को पोशाक योजना दी गई है, गांव-गांव तक स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है, ठीक है, शिक्षा बहाली हुई है, शिक्षकों की बहाली हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इन 15 वर्षों में, वो देन किसकी है? तो नीतीश कुमार की देन है ये हमारे। अगर आप इसे नहीं मानना चाहते हैं तो आप 15 साल पीछे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि सड़कों की हाल क्या थी, कितने मुश्किल से आप यहाँ से लेकर फुलवाड़ी तक जाते थे, कितने मुश्किल से पटना सिटी जाते थे। तो आज 6 लाइन हो, 7 लाइन हो या फिर रिंग रोड का विस्तार हो, चले जाइए अभी आप पे बीटा साइड में रिंग रोड बन रही है जो कि पूरा एक साइड एकदम कनेक्टिविटी क्रिएट करेगी। एलिवेटर रोड बन रहा है, वहाँ चले जाइए। कोरथौल में जो रोड बना है वो सीधा आपको कनेक्ट करता है नालंदा वगैरह डायरेक्ट बिहार शरीफ को, ठीक है। तो आप अभी पटना में जाइए, घूमिए और देखिए अभी दीघा का जो ज़मीन का रेट होने जा रहा है वो काफ़ी हाई होने जा रहा है। तो ये देन किसकी? इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है। तो ये देन किसकी? इस नीतीश सरकार की देन है ये। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग इस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। वो अल्पसंख्यक में जुड़ के करें या किसी भी प्रपोज से जुड़ करके करें। आप नीतीश कुमार के साथ हैं, एक शिक्षित मुख्यमंत्री के साथ हैं जो शिक्षा को अहमियत देता है, शासन को अहमियत देता है, प्रशासन को अहमियत देता है, कानून को अपने आपको कानून से रूबरू कराता है और कानून की सुविधाएं प्राप्त करवाता है आपको। आप उस सरकार के साथ हैं और ये सरकार बिहार को बहुत ही आगे लेके जा सकता है। और इसी यकीन के साथ मैं चाहूँगा कि मंच पे मैं आमंत्रित करूँ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब इमामुद्दीन रैन साहब को। तो तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अमन के हैं फूल, अमन के हैं फूल, मोहब्बत है आपकी ज़बान, हिंदी है आपका जिस्म, तो उर्दू है आपकी जान। क्यों न हो हम आप सभी लोग कुर्बान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खास करके नौजवानों से हमारी अपील है कि 15 साल बनाम 15 साल
ये आपका एजेंडा है कि 15 सालों में क्या हुआ और 15 सालों में हमने क्या खोया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बच्चों को लेकर साथ सोया करता था। बिजली गुल हो जाती थी, रात रात भर लोग तड़पते थे और मैं पंखा लेकर के झलते रहता था। सुबह में अपना काम भी देखना है, अपना रोजगार भी देखना है, अपनी ड्यूटी को पूरी भी करनी है और बच्चों को बिलखने से भी बचाना है। तो ऐसी दुर्गति थी कि लाइन नाम का कोई भी चीज़ नहीं था आपके बिहार में। जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी का कदम बिहार की धरती पर पड़ा तो 2016 में इसी गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में लोग जहाँ तहाँ मैंने पुतला जलाया करते थे माननीय नीतीश कुमार जी का। उस मीटिंग में मैं भी था। तो आपने कहा कि अगर आप लोग कह दें तो मैं रोज़मर्रा पुआल आपको मंगा देता हूँ, घास मंगवा देता हूँ और रोज़ पुतला जलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आप लोग कान खोल के सुन लें कि जब तक मैं एक एक घर में बिजली ना पहुंचा दूं तो फिर मैं जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और उन्होंने जो 2016 में उन्होंने कहा उस पर पूरी खरे उतरे कि आज हर पूरे बिहार के अंदर लमसम 22 से 24 घंटे लाइन आपके बरकरार है। ना आपके बच्चे बिलखते हैं, ना रोते हैं, ना माँ बाप को, वालिदैन को पंखा झलने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ यह है कि 90 से 5 के बीच हमारी माँ बहनें, बच्चियाँ डर से चार दीवारी में ठिठुर के डर के रहती थी और पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि मैं अगर अपने बच्ची को, अपने बहन को अगर बाज़ार भेजूं या स्कूल कॉलेज भेजूं तो पता नहीं इनके साथ में कौन सी घटना घट जाए। चूँकि उनके राज्य में 1990 से 2005 के बीच सिर्फ क्राइम ही क्राइम था। माने किडनैपिंग का केस हो, चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, फिरौती हो, यही सब होता रहा और हम लोग कपस करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया। आज ऊपर वाले के रामो करम से और हम बिहार वासियों के दुआओं की बरकत से एक बार बिहार वासियों ने करवट ली और उनके तख्ता को पलट की। माननीय नीतीश कुमार जी जब अफरोज हुए तो सारे लोगों के जिगर का डर जो था वो निकला। उसके बाद हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, माँ बहनें सब लोग स्कूल कॉलेज जाने लगी। शिक्षा में भी सुधार हुआ, रोड में भी सुधार हुआ, पानी में भी सुधार हुआ। हर घर नल का जल, हर जो है गली गली में जो है आपकी ढलाई मिलेगी। किसी भी तरह का आपको अगर परेशानी से वो निकालना चाहते हैं तो हमारी यही अपील है तमाम लोगों से कि इसको खूब अच्छी तरह से हम लोग उनके हाथ को, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें ताकि फिर जो दोबारा आए और जो पिछड़ा पड़ा हुआ है काम उसे भी ये अंजाम दें। नहीं कि एक बात हमारी और है कि इंसान दुनिया में रहता है तो कुछ लोग कदर भी करते हैं, कुछ लोग ना भी करते हैं। जैसे मुहाफिज और मुखालिफ
तो मुखालिफ तो हर इंसान का इंसान होता है, लेकिन हमारा ये पूरी यकीन है, पूरा एतमाद है कि कुदरत ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार को गिफ्ट में दिया है। वो एक इंसान बिहार के लिए गिफ्ट है, तोहफा है। इस तोहफे को हम लोग जी जान लगा करके बचाएं और इनके हाथ को मजबूत करके फिर दोबारा जो है इन्हें मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएं, ताकि जो कमियां हैं उन कमियों को अल्लाह के करम से आप पूरा करेंगे। और रही है कि इंसान यही है कि ज़िंदगी में है तो मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं उन मुखालिफों से भी कहना चाहता हूँ कि ये गिफ्ट पे मिले हैं, तोहफा पे मिले हैं, जाने के बाद फिर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग जाने के बाद याद करते हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने नज़्म नस्ब में सुधार पैदा की, कानून व्यवस्था में सुधार पैदा की, विकास न्याय के साथ विकास किए। तो ये तमाम चीज़ उस वक्त नज़र आएगी, इसलिए हर हाल में इनको रोक के रखना है और इनसे काम लेना है। नीतीश कुमार जी आपके सेवक हैं, हमारे सेवक हैं। हम लोग आप जब सेवक हैं तो हम उन्हें सेवा करने का हम लोग उन्हें भरपूर मौका दें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, जो मिल चुके हैं वो मिल चुके हैं, अब तलाश करेंगे। अगर भूल गए, चूक गए तो बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए हर हाल में माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें और पुनः मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार वासियों जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई नीतीश कुमार बिहार के लिए एक तोहफा है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने हर एक मज़हब, हर एक जाति धर्म को एक समान मानते हुए पूरे बिहार में शांति बनाए रखा, हर एक कदम पर, चाहे वो कोई भी मामला हो। आपको याद होना चाहिए कि हर तरफ से जितने भी लोग जो कि इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कि एकजुटता, मोहब्बत, आपस में भाईचारा देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को नाकाम किया है तो बिहार में तो सिर्फ नीतीश कुमार ने। और हमेशा हर जाति, हर मज़हब को साथ लेकर के चले हैं और उनकी इज्जत की है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो हम चाहेंगे कि बिहार का जो दारोमदार हो, बिहार का जो कमान हो, वो नीतीश कुमार के हाथ में हो और किसी दूसरे के हाथ में ना जा पाए। हमारे बीच अभी स्टेज पर पधारे हैं हमारे माननीय मेजर इकबाल साहब। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए मेजर इकबाल साहब का। मोस्ट वेलकम मेजर इकबाल साहब, मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। तो बिहार में नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक बिहार हमारा चैन अमन और शांति के साथ रहेगा और सभी जाति समुदाय में आपस में भाईचारा बना रहेगा और एक मोहब्बत बनी रहेगी। नहीं तो फिर वही जंगल राज दोबारा आएगा और वही अनपढ़े अशिक्षित लोगों के हाथ में हमारा बिहार चला जाएगा। और बिहार जो आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, वो फिर से शिक्षा में पीछे हो जाएगा। जितनी सुरक्षित हमारी महिलाएं हैं, हमारी माँ बहन हैं, आज के दौर में, आज के समय में वो फिर से असुरक्षित हो जाएंगी। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा फिर से वही दिन हो जाए, फिर से वही दिन लौट आए जिस दिन में हम हर पल घुट-घुट के जीते थे, सड़कों पे निकलना भी हमारा मुश्किल होता था। तो क्या हमारे बिहार की जनता उस दिन को दोबारा लाना चाहती है? कभी नहीं चाहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी बिहार के
इस शासन में शासन करें और बिहार को आगे बढ़ाने में हर कदम पे साथ दें और बिहार वासी भी उनका हर कदम पे साथ दें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा इस मंच पे आमंत्रित करना हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पटना महानगर के महासचिव जनाब जावेद अनवर साहब, तो मैं गुजारिश करूंगा वो यहाँ पे आएँ और अपनी बातें रखें। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अध्यक्ष साहब, हाशमी साहब, उपाध्यक्ष साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सब हमारे पहले बुजुर्ग उपाध्यक्ष साहब ने भी सब बात पूरी किया और आगे क्या बोलते हैं, जो आप इस दौर में देख ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का काम आपके आगे है और उनको आगे भी अभी जो लोग हमारे यहाँ पर जो जुड़े हैं हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से और हमारे साथ चलने को तैयार हैं और हर कदम पे समाज का मदद करने को तैयार हुए हैं और आगे बढ़े हैं, मैं चाहूँगा कि उनका माला के साथ स्वागत किया जाए। मैं चाहूँगा जनाब अरशद अली साहब यहाँ मौजूद हों और ये सचिव हुए पटना महानगर के, इनका स्वागत माला के साथ किया जाएगा। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जनाब अरशद अली साहब पटना महानगर के सचिव मनोनीत किए गए हैं और आज से ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बेहतरी के लिए और उसके कल्याण के लिए हरदम जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ कदम दर कदम साथ रहेंगे। अब मैं चाहूँगा मंच पर आमंत्रित करना नौशाद आलम साहब को, जनाब मोहम्मद रिजवान साहब को, मोहम्मद शेरू साहब और सिराजुद्दीन साहब, ये सभी मंच पे आमंत्रित हो जाएं और इन सभी को लोग मंच पे आमंत्रित हो जाएं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जनाब नौशाद आलम साहब वार्ड 53 से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में सदस्य का पद ग्रहण किया है इन्होंने। मोहम्मद रिजवान साहब ने वार्ड 58 से सदस्य का पद ग्रहण किया है। मोहम्मद शेरू साहब, जनाब मोहम्मद शेरू साहब फैजान साहब, जनाब फैजान साहब वार्ड 63 से फैजान साहब ने सदस्यता पद ग्रहण की है। सिराजुद्दीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मुबारक हो, आप सभी लोगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में सदस्यता ग्रहण की और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ आगे कदम दर कदम चलेंगे और इसके बेहतरी के लिए हर कदम पे अपना सहयोग देंगे। इसी बातों के साथ मैं चाहूँगा कि मंच पर आमंत्रित किया जाए हमारे चीफ गेस्ट, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब मेजर इकबाल साहब का। तो तालियों के साथ मेजर इकबाल साहब का स्वागत किया जाए। तो मोस्ट वेलकम मेजर इकबाल साहब, मंच पर आप आएँ और अपनी बातों को यहाँ रखें।
पटना महानगर के जाबाज, मजबूत, दमदार सदर हमारे छोटे भाई शकील हाशमी साहब, इस बैठक में उपस्थित हम लोगों के बीच गार्जियन की हैसियत रखने वाले और बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष इमामुद्दीन राइन साहब, इस बैठक का संचालन करने वाले हमारे भाई बिलाल साहब, शायद सचिव या महासचिव हैं पटना महानगर के, और इस बैठक में हाजिर उपस्थित तमाम पटना महानगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाइयों, नौजवान साथियों और नीतीश कुमार के हामियों, आज हम लोग इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। शकील साहब का न्योता मिला था हमको, इसलिए हम आए यहाँ पे। हम शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमें बुलाया अपनी मीटिंग में, और आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर, अपने तमाम ज़रूरी कामों को छोड़कर पार्टी के लिए वक्त दिया और आप लोग यहाँ हाजिर हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम लोगों का। हम बात शुरू कर रहे हैं थोड़ा प्रीवियस स्टाइल में। सन 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ था, सभी को याद है, और उस दंगे की कोख से लालू राबड़ी शासन का उदय हुआ था बिहार में। पूरा बिहार जानता है कि बिहार के मुसलमान शहदाई थे कांग्रेस के। पहली बार ऐसा हुआ जो उस जमाने में भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, और उन्हीं के शासनकाल में मेरठ और मलियाना के सांप्रदायिक दंगा के समतुल्य बिहार की धरती भागलपुर में भी एक दंगा हुआ, जिस दंगे की कसक से आज तक बिहार का मुसलमान उबर नहीं पाया। और पिछले 30 सालों से उसकी आहट हर चुनाव में मुसलमानों को और बिहार की सियासत के इर्द गिर्द घूमती रही, मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रही। मुसलमानों ने बड़े चाव से पति पत्नी को गले लगाया और शासन का मौका दिया, लेकिन मुसलमानों के जज्बात को कुचलते हुए उन्होंने जो उस समय के बनाए गए माई समीकरण का परिचय दिया बिहार के मुसलमानों को, वो याद रखने योग्य है। जो कामेश्वर यादव भागलपुर दंगा का मेन दोषी था, उसको इन्होंने इसी गंगा जी के पार हाजीपुर में वैशाली की धरती पर खुले मन से महिमा मंडित करने का काम किया। इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। फिर भी मुसलमान एक ऐसी कौम है
जो बड़े सब्र इस्तक़लाल से काम लेने वाली कौम है, जज्बाती है, लेकिन उससे ज़्यादा सब्र इस्तक़लाल से भी काम लेती है ये कौम। और इस कौम ने अपने सब्र और तहम्मुल का परिचय देते हुए, अपने सब्र और तहम्मुल को बताते हुए 15 साल तक लालू यादव से इसलिए जुड़ा रहा कि शायद मुसलमानों की तकदीर भी लालू यादव के हाथों लिखी जाए, लेकिन नतीजा सफर रहा। हालात ऐसे हो गए कि जो हमारे यादव भाई गांव में भैंस धोते थे, उस जमाने में पजेरो और ये एक्सयूवी और लग्जरियस गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में बोलेरो और स्कॉर्पियो होती थी। हमने देखा है अपनी आंखों से कि जो भाई गांव में भैंस धोया करते थे, वो बोलेरो और स्कॉर्पियो की सवारी, मार्शल की सवारी करने लगे, और मुसलमान बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज 15 साल के बाद जब सरकार में तब्दीली आई, वक्त और हालात ने करवट लिया, चूंकि बदलता हुआ वक्त ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो आज पैदा हुआ है वो कल जवान होगा, और जो आज जवान है वो कल बूढ़ा होगा। ये सच्चाई है जिंदगी। इससे हर इंसान को रूबरू होना पड़ेगा। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। तो जब हालात ने सियासी करवट लिया, बिहार के सामाजिक और राजनीतिक हालात ने, तब नीतीश कुमार दौरे इक़्तिदार में आए, सत्ता में आए, और जो पिछले 15 साल का उनका कारनामा है, आज आपको तज्जिया करने की जरूरत है। आज आपको मूल्यांकन करने की जरूरत है कि पिछले 15 साल हम लालू राबड़ी के शासनकाल में भी उनका मजबूती से साथ दिया, और 15 साल वो भी बिहार में रहे, और आज 15 साल होने जा रहा है, करीब करीब हो चुका है। इज्जतमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार के शासनकाल का भी आज पूरा डेटा जो आपके पास मौजूद है, उसके तज्जिए की जरूरत है हर मुस्लिम नौजवान को। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया से दिलचस्पी रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। आप जब देखेंगे कि पिछले 15 साल में मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए कितना काम हुआ, और आज 15 साल नीतीश के शासनकाल में मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, तो आपको आसमान और जमीन का फर्क नजर आएगा। क्योंकि 15 साल के बाद, लालू यादव के 15 साल के बाद बिहार में नीतीश कुमार को खंडहर की शक्ल में बिहार मिला था, और उसको सजाने संवारने का काम नीतीश कुमार जी ने अपने गौरव फिक्र से, अपने मातहत जो ऑफिसर्स हैं उनके, अपने जो उनके हामी हैं, उनका जो किचन कैबिनेट है, उनकी जो अपनी दिमागी ताकत है, उन तमाम चीज़ों के इससे, और उन्होंने बिहार को संवारने और बनाने का काम किया। नतीजा ये है कि आज बिहार की सड़कों को देखिए, बिहार के हॉस्पिटल्स को देखिए, ज़्यादा दूर नहीं, हम पटना के NMCH की बात करते हैं। NMCH में बड़े बड़े घास 83 से लेकर 92 तक मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे अंदाज है कि उस जमाने में
मरीज को घंटा 1.5 घंटा अपना नंबर लगाने में लगता है। ये तब्दीली आई है। अब रही बात कि कुछ लोगों को तनकीद करने की आदत है। कुछ लोग अलाउद्दीन का चिराग खोजते हैं कि चमकाइए और रातों रात महल खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। होता है सब कुछ धीरे धीरे, और समस्याओं का निवारण जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के, समाज के, स्टेट के, गांव और कस्बे के, उसकी प्रायोरिटी तय की जाती है। प्रायोरिटी तय करने के बाद, प्राथमिकता तय करने के बाद तब उसका निवारण और हल किया जाता है। आज उसी प्रायोरिटी के आधार पर आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। आज 18 घंटे बिजली सुदूर देहातों में, बिहार के सुदूर देहातों में रहती है। ये नीतीश कुमार की देन है। आज बिहार के किसी कोने से आप 5 साढ़े 5 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। आज हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता नहीं बैठता है, वहाँ मरीज रहता है। ये तब्दीली आई है। और जब फलाही कामों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए भी काम नीतीश कुमार जी ने किया, जिसका जीता जागता मिसाल है दहेज बंदी। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ दहेज तो पहले से हम लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हमारी किताबों में, हमारी जो दीनी किताब है, उसमें दहेज को नाजायज करार दिया गया है। उस अगर आईने से भी अगर देखा जाए, उस जाविये से भी अगर देखा जाए, तो नीतीश जी ने अच्छा काम किया कि दहेज बंदी को उन्होंने बिहार में सरजमीन पर उतारने की कोशिश की। उसके लिए एक लाहेअमल तैयार किया। शराबबंदी को, शराब को बंद करने का एक लाहेअमल तैयार किया गया। अब रही बात कि बहुत सारी कुरीतियां हैं, आज भी समाज के अंदर कमियां हैं। उस कमी को वक्त के मुताबिक धीरे 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 उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें हमारी हुकूमत वज़ीर आला नीतीश कुमार के क़यादत में 100% कामयाब है। और मुसलमानों का फलाह भी इसी क़यादत में है, ये आप जान लें। ये ज़रूरी है अपने लोगों को अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने गलियों में, अपने घर और मोहल्ले में बताने की ज़रूरत है, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों को, कि भाई हमने 15 साल का शासन देखा लालू राबड़ी का, और आज 15 उसके पहले देखा कांग्रेस का, उसके बाद लालू यादव का शासन देखा, राबड़ी देवी का शासन देखा, अब नीतीश कुमार का भी शासन हमने देखा। आज लोग कहते हैं कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन भाजपा के क्यों साथ हैं? ये एक चुभता हुआ सवाल है। हम भी मुसलमान हैं, हमारे भी दिमाग में ये बातें आती हैं, आपके भी दिमाग में ये बातें आती होंगी कि भाजपा के साथ क्यों है। आपको इसकी फुर्सत नहीं है, हमको इसकी फुर्सत नहीं है ये समझने की, ये सोचने की कि भाजपा से अलायंस करने के बाद भी हमारा नेता, बिहार का वज़ीर आला इज्जतमाब नीतीश कुमार हर मामले में पूरा रिमोट अपने हाथ में रखता है। बकरीद आप शान से मनाते हैं, अपने मोहल्लों और गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में मुहर्रम मना रहे हैं। ठीक है, इस साल लॉकडाउन है, लेकिन इसके पहले भी तो 14 साल बकरीद होती रही। जिन लोगों ने जहाँ पे सर उठाने की कोशिश की, उसके सर को वहीं पर दबाया गया, छूरा गया, बैठाया गया कि नहीं
दहशत में रहो, अभी नीतीश कुमार जिंदा है। ये बगल का भागलपुर है, उसका चौबे जी का बेटा, चौबे जी एक बड़े लीडर हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। उनका बेटे ने रामनवमी के मौके पर भागलपुर में कल विचार मचाने की कोशिश की थी। हमारी हुकूमत ने उसे अरेस्ट करके जेल भेजा। हम हैं जब भाजपा के साथ, ये सियासी मजबूरी हमारी हो सकती है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं। और अगर सेकुलरिज्म का प्रहरी, सेकुलरिज्म का अलंबरदार अगर नीतीश कुमार नहीं है तो लालू यादव नहीं हो सकता, कांग्रेस नहीं हो सकती। लालू यादव, ये वही लालू यादव है जिसने 90 में भाजपा के साथ बिहार में अलायंस करके पहली बार हुकूमत बनाया था, पहली बार सरकार बनाया था। ये वही लालू यादव। उस वक्त क्या भाजपा सेकुलर थी और आज कॉमनल हो गई? ये वही कांग्रेस है जो इस मुल्क की हिस्ट्री को देखिए कि इस मुल्क में सबसे बड़ी अलंबरदार अगर जमहूरी आइन की है, सेकुलरिज्म की है, कौमी यकजहती की है, धर्मनिरपेक्षता की है, तो वो कांग्रेस है। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जितने बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए पूरे हिंदुस्तान में, मेरठ से लेके मलियाना तक और मलियाना से लेके भागलपुर तक, वो सब कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में हुए। ये सोचने की ज़रूरत है और अपने मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। अब हम लोग अपने दकियानूसी सोच से बाहर आकर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ जहाँ फलाह की बात हो, जहाँ हमारे भले की बात हो, जहाँ हमको मानव सम्मान की बात हो, हम उसके साथ रहें। और हम समझते हैं कि अगर ऐसी सोच मुसलमानों की है तो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नेता नहीं है। साफ कहना है, सबका साथ सबका विकास। अभी उन्होंने 4 दिन पहले मौलाना मजरूल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का भवन बनाया, भवन का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। मदरसा बोर्ड की जमीन का शिलान्यास किया है मीठापुर में। माध्यमिक माइनॉरिटी स्कूल के टीचरों को 7वां पे स्केल दिया है। ये उपलब्धि है। आप काम पर जाइए ना, आप लिखी मत होइए, आप अपने ज़रूरियात को, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, रोज़मर्रा के मरहले को, रोज़मर्रा की समस्याओं को देखिए और उस हिसाब से जो आपके लिए परफेक्ट हो, जहाँ आपको परफेक्शन मिले वहाँ आप जुड़िए और उसके हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया। हमारे बीच अभी उपस्थित हैं जनाब आले हसन साहब। मैं चाहूँगा कि आले हसन साहब और डब्लू साहब मंच पे उपस्थित हों, आगे आएँ और अपनी जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में सदस्यता ग्रहण करें। तो माला के साथ इनके स्वागत किया जाए। शम्स आलम साहब, तालियां जोरदार। शम्स आलम साहब भी यहाँ मौजूद हैं और ये भी हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो इनका भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। जदयू का साथ, सबका विकास, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार के साथ है पूरा बिहार। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित करें हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के
अध्यक्ष जनाब शकील अहमद हाशमी साहब का। तो मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि मंच पे जनाब शकील अहमद